डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ेंगे। स्वर्णिम मतलब ऐसी अध्याय जिसे सोन मतलब इतिहास के ऐसी पृष्ठ जिनको अभी भी याद रखा जाता है ना। तो मौर्य साम्राज्य ईसा पूर्व 323 से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। इतिहास का जो मतलब भारत को पूरा एक करने का जो श्रेय है, सर्वप्रथम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया था। और मौर्य साम्राज्य जो था उसके साथ ही विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की भारत की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर मौर्य साम्राज्य से ही होती है। मौर्य साम्राज्य की इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। इसमें कौटिल्य जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उसका अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा, सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश, टीका, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फाहायान, हेवंसनाग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक अभिलेख से जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं आदि प्रमुख है स्रोत जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें एक तो चाणक्य या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसके द्वारा, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेव की कथा, सरित सागर, इसी प्रकार दीपवंश, महावंश ये महाकाव्य हैं, और बौद्धवंश बौद्ध धर्म के, इसके अलावा फाहायान, हेवंसनाग आदि जो चीनी यात्री आए उनके वर्णन से हमको इसके बारे में पता चलता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुदत्त अथवा चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा दिया और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसमें चंद्रगुप्त संज्ञा मतलब चंद्रगुप्त का अर्थ जो है संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसीलिए मौर्यों को भारत को संगठित करने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। मतलब चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक कर लिया था। और प्लूटार्क जो यूनानी लेखक है वो इसके बारे में ये कहता है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को जीत लिया था। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से वापस प्राप्त किया, मुक्त कराया, नंद वंश का उन्मूलन मतलब पूरी तरह से उसको समाप्त किया, सेल्यूकस को भी हराया और उसको संधि करने के लिए विवश कर दिया। और इस प्रकार ऐसे एक साम्राज्य की नींव रखी जिसकी उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण के अंदर अभी जो वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक है वहाँ तक, और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। इतना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त दोनों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें कौन हारा? सेल्यूकस हार गया और दोनों के बीच में एक संधि हुई। संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि सेल्यूकस ने मौर्यों के साथ अपनी पुत्री का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जिसका नाम हेलेना था, और दहेज में उसे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए। उपहार के फलस्वरूप प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज
मेगस्थनीज उसे इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और जिसने इंडिका नामक पुस्तक मिली है, और इस इंडिका से भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय के बारे में हमको जानकारी तमिल जो ग्रंथ हैं उसमें अहनामूर, मुरनानूर और अशोक के अभिलेखों से दक्षिण विजय की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा, सेनानायक, महान विजेता ही नहीं था बल्कि एक बहुत ही योग्य शासक था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, जिसमें उनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। जैन मुनि भद्रबाहु से ली, और है ना श्रवण बेलगुला मैसूर जो कर्नाटक में, वहाँ पर 298 ईस्वी में चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो अभी सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की है, 322 ईसा पूर्व के अंदर। किसको हराया, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराया। एक बहुत ही कुशल योद्धा था चंद्रगुप्त मौर्य, खुद कुशल योद्धा और कुशल शासक, सेना नायक और योग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य के अंदर बहुत अच्छी तरह से मतलब शासन व्यवस्था का निर्माण किया, एक बहुत अच्छी, और अंतिम समय में जैन धर्म को दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगुला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा बिंदुसार, है ना, वो राजा बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार था वह 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचैड्रस भी कहते हैं। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अमित्रोचैड्रस और अलिट्रोकैड्रस का, फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा जो राज्य प्राप्त हुआ उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। देवी अवदान में बिंदुसार के समय में जो 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए तक्षशिला में हुए, उनका वर्णन किया गया है। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक, फिर सुसीम को भेजा। स्ट्रेबो ने जो मतलब यूनानी लेखक है उसके अनुसार यूनानी शासक जो एंड्रोकस प्रथम था ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने एंड्रोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा जो थे डाइमेकस, किसके समय में आया था, यूनानी शासक जो एंड्रोकस प्रथम था उसने अपना डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसको अंडरलाइन कर लो, मेरे से हुई नहीं, तुम कर लो बेटा। और बिंदुसार के समय में ही मिस्र का राजा जो फिलाडेल्फस था, टालमी तृतीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नामक एक राजदूत भी भेजा था। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। कब बना, 298 ईसा पूर्व के अंदर शासक बना। इसने अपने पिता के राज्य को बनाए रखा। इसके समय में 2 विद्रोह हुए तक्षशिला के अंदर, और इसके अलावा है ना इसके दरबार में डाइमेकस आया था। अब बिंदुसार के बाद कौन राजा बना है, अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। करीब 4 वर्ष के 273 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। करीब 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन इसका राज्याभिषेक 4 वर्ष का सत्ता संघर्ष जो बिंदुसार के बच्चे होंगे उनमें चला, और उसमें अशोक विजयी रहा। अभिलेखकों में अशोक को देवानाम प्री
देवना प्रियदर्शी राजा के संबोधन से संबोधित किया गया। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। गुजरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में तीस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की और नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर बसाया। अशोक कब शासक बना? 273 में, वैसे 273 में बन गया था, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक 269 में हुआ इसका। अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी और राजा का संबोधन भी मिलता है। अशोक ने अपने राज्य की सीमाओं को उधर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, इधर कश्मीर तक, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ तक फैला दी थी। इन्होंने एक अंडरलाइन करो बेटा इसमें कि एक तो उन्होंने श्रीनगर किसने बसाया? कश्मीर के अंदर अशोक ने, और तीस्ता नदी के किनारे। और एक ये नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना किसने की है? अशोक ने। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। मौर्य सम्राटों में सबसे महान किसका नाम आता है? अशोक। अशोक को एक महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा प्रदान की है। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धम्म एवं अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। अशोक वे सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सर्वयुगीन हैं जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर हो ही नहीं सकती। अशोक ने जो नीतियाँ अपनाई हैं और जो उसका धम्म है वह आज भी सही है, पूरे संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया था कि राजा को पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए और लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया कि लोगों का कल्याण करना ही राज्य का उद्देश्य है। कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को अशोक ने आत्मसात किया। वृक्षारोपण करवाए, कृषि खेती के लिए जमीन, सिंचाई की व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण, कुएं, सराय आदि के निर्माण कार्य कराए। इससे रोजगार का सुधार हुआ। आर्थिक व आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ और राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। अशोक ने जन कल्याण के लिए कार्य किए और शासन का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण ही बताया है। पिता के समान शासन किया है। उसने वृक्षारोपण करवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, खेती के अंदर सुधार करवाए, सिंचाई की व्यवस्था की, कुएं, सराय आदि का निर्माण कराया। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा व नौकरशाही सभी के लिए एक संविदा तैयार की। मतलब कुछ नियम बनाए जो सभी को मान्य थे, राजा को, प्रजा को और जो सरकारी नौकर थे उनको। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक एकता एवं विकास को बढ़ावा दिया, जिससे अंतर संबंधों में क्या ही प्रगाढ़ता आई। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया। इस हेतु अशोक ने धम्म यात्राएं भी की हैं और प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी की। अशोक ने खुद यात्राएं की और प्रतिवेदक नामक एक अधिकारी भी नियुक्त किए जो प्रजा के हर कष्ट की सूचना किसको देते थे? अशोक को देते। भौतिक संस्कृति के प्रचार व प्रसार व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया व युद्ध बंदियों आदि को वनों और खानों में लगा दिया ताकि लोग अपने बेरोजगारी उनकी दूर हो जाए। और वे एकमात्र शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास
को ध्येय बनाया और इस पर अधिक ध्यान दिया। गांवों के विकास का पूरा ध्यान रखा है। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। राजस्व का पुनः वितरण व सार्वजनिक हित व लोकानुरंजन कार्य में किया। राजस्व का पुनः वितरण मतलब राजस्व को का खत्म किया, सार्वजनिक हित के कार्य करवाए, व लोगों के जो अनुकूल जो कार्य थे, वो अर्थव्यवस्था को तीव्रता और गति प्रदान की है। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और अशोक ने विदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया और तथा तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए व उच्च स्त्री धर्म आयोग भेजे, जिससे अंतर संबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। सभी धर्मों को समान महत्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया। जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा। एक धर्म, एक भाषा व प्राय एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारत का एकीकरण भी किया है, लेकिन धर्म को बलात् रूप से नहीं थोपा है, जबरदस्ती नहीं थोपा है। और सभी को मतलब है ना, सभी धर्मों का समान आदर व सम्मान प्राप्त किया। समान नागरिक संहिता व दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय व कानून के शासन की स्थापना के विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था व राज्य की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक अभी भी है। देखो, अशोक ने मौर्य साम्राज्य के अंदर अपनी नीतियाँ लागू करी है। उसने पूरे भारत के अंदर एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का अनुसरण किया, जिससे भारतवर्ष का एक एकीकरण हुआ। उसने आर्थिक गतिविधियां संचालित की ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और विभिन्न धर्मों और वर्गों के बीच में प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किए। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंद राज नाम का एक शासक राज्य करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशली थी। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था एवं कलिंग जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध, अंडरलाइन करो इसको, कलिंग पर क्यों आक्रमण किया? हाथियों के कारण। हाथियों के लिए प्रसिद्ध होने व व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व था। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग का राजा उसको कौन था? नंदराज। तोशली उसकी राजधानी थी। कलिंग हाथी के लिए फेमस था, विदेशी व्यापार में भी इसका महत्व था। इस कारण अशोक ने उस पर आक्रमण किया। इस भीषण नरसंहार ने अशोक का मन क्या कर दिया? द्रवित कर दिया और उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग कर दिया और अब अशोक की भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाए। भैरी यानी युद्ध की नीति, तो भैरी घोष को त्याग दिया और कौन सी नीति को, कौन से घोष को अपनाया? धम्म घोष को। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। वृहदत्त जो था वह अंतिम मौर्य सम्राट था। वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी में उसकी हत्या कर, वृहदत्त जो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहदत्त। और उसके बाद उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर नए शुंग साम्राज्य की नींव रखी।